हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम काफ़ी दिनों से स्टार्ट हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है होम साइंस का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट ले रखा है। तो होम साइंस का जो एग्ज़ाम है वह आपका 26 सितंबर को होना है। तो ऐसे में जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए हम जो आपके सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 50% नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको होम साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही टॉपिक सिलेबस जो है वो भी आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको जो हम सिलेबस के साथ एलयू की जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होम साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उसके सारे एमसीक्यू हम लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और अगर आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान कौन सी क्रिया है। तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान कौन सी क्रिया है। तो इसका आंसर है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्रिया जो है वह वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है सर्वप्रथम सोपान की। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, मॉडर्न टेक्सटाइल के लेखक कौन है। तो मॉडर्न टेक्सटाइल के लेखक जो है लाइले थे। लाइले। तो इसका दोस्तों अगर एग्जाम में आंसर आएगा तो हिंदी में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में भी पूछ सकता है, मॉडर्न टेक्सटाइल के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है लाइले। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कैसी विरंजक होती हैं। सूर्य की किरणें जो है प्राकृतिक विरंजक होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह जो होता है सैनेफ राइज होता है। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके सिर्फ हम आंसर करा रहे हैं आपको, बट आपके एग्जाम में जो है कई सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से इनका आंसर जो है जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ यही आपका आंसर लगाना है, टिक। तो जो तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह निम्न में से होता है वह आपका सैन फेराइज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर हमारे सामने, वह है तकली की लंबाई कितने इंच तक होती है। तकली की जो लंबाई होती है वह आपकी 7 इंच तक होती है। ठीक है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, नन्हे रेशों को क्या कहते हैं। तो नन्हे रेशों को कहते हैं स्टेपल फाइबर। ठीक है दोस्तों, नन्हे रेशों को जो है स्टेपल फाइबर कहते हैं। उसके बाद जो सातवां नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक कताई को अंग्रेजी भाषा में कहेंगे। यांत्रिक कताई को अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे। तो यांत्रिक कताई को अंग्रेजी भाषा में मैकेनिकल स्पिनिंग कह देंगे। मैकेनिकल स्पिनिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आठवां नंबर क्वेश्चन है, टेक्स जड़ यान कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। टेक्स जड़ यान कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। यह आपके 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद जो नवा क्वेश्चन है, सीधे चिकने और लंबे धागों से बनते हैं। सीधे चिकने और लंबे धागों से बनते हैं, तो वह कौन सी चीज है जो बनते हैं। तो यह आपका टेक्स जड़ सूत्र जो होते हैं सीधे चिकने और लंबे धागों से बनते हैं। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, टेक्सटाइल निम्न में से किसकी कृति है। तो टेक्सटाइल जो है हैलाइन, हॉलेन, सैडलर और लेना फोर्ड की जो है इनकी कृति है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वह जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल निम्न में से किसकी कृति है। ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल निम्न में से किसकी कृति है। तो यह आपकी लैंग फोर्ड की जो है, लैंग फोर्ड जो है इनकी कृति है, ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है।
उसके बाद जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, दीज कम अंडर नॉन वोवेन फैब्रिक विच इन मच लाइक पेपर एंड फॉर्मेट इन ए सीट लाइट लाइक स्ट्रक्चर, किसका कथन है? तो यह आपका डॉक्टर लेवार्थ का कथन है। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्ट ऑफ लेमन एक प्रतिकर्मक है। तो सॉल्ट ऑफ लेमन एक जो है अम्लीय प्रतिकर्मक है। उसके बाद दोस्तों ये 14 नंबर क्वेश्चन है, बंधेज किसकी छपाई कहाँ होती है? बंधेज की छपाई कहाँ होती है? तो बंधेज की जो छपाई होती है वह आपकी राजस्थान में की जाती है। ठीक दोस्तों। उसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन है 15 नंबर, उसको देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। अनुदैर्घ्य का क्या अर्थ है? अनुदैर्घ्य का क्या अर्थ है? तो अनुदैर्घ्य का अर्थ जो है धागों का बाना है। उसके बाद जो 16 नंबर है, एस्नेटॉस्क सूत में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यह आपका यह जलता नहीं है। इसकी विशेषता जो है यह जलता नहीं है। उसके बाद जो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, रेयान का अर्थ क्या है? तो रेयान का अर्थ जो है प्रकाश का परावर्तन करने वाला तल। रेयान का अर्थ जो है प्रकाश का परावर्तन करने वाला तल। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के कोषों का मुख्य भाग क्या होता है? तो पौधों के कोषों का जो मुख्य भाग होता है सेल्यूलोस होता है। सेल्यूलोस जो होता है वह पौधों के कोषों का मुख्य भाग होता है। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, अमरावती कपास किस देश में उगाई जाती है? तो अमरावती कपास जो है भारत देश में उगाई जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जल्दी से हम 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्लीचिंग का हिंदी अर्थ क्या है? ब्लीचिंग का हिंदी अर्थ क्या है? तो ब्लीचिंग का हिंदी अर्थ जो है वह है आपका विरंजन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 21 नंबर जो है, जल भेद वस्त्रों का उद्देश्य क्या होता है? तो जल भेद वस्त्रों का उद्देश्य जो है पानी के प्रवेश को रोकना होता है। ठीक है। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों की कीड़ों से रक्षा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 बार देखने हैं और आपके ये क्वेश्चन सारे आपके तैयार हो जाएंगे ऐसे ही। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वस्त्रों की कीड़ों से रक्षा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह आपकी मूथ फ्रूमिंग प्रूफिंग प्रूफिंग जो विधि होती है यह आपकी वस्त्रों से कीड़ों से रक्षा करने के लिए विधि अपनाई जाती है। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है, मंथ प्रूफिंग का हिंदी अर्थ होता है? तो इसका जो सॉरी मूथ प्रूफिंग का हिंदी अर्थ होता है तो ये आपका कीड़ों से बचाना। दोस्तों 22 और 23 क्वेश्चन एक ही है, बस लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी। उसके बाद दोस्तों जो 24 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया सल्फेट होता है। तो अमोनिया सल्फेट जो होता है यह आपका अज्वलनशील होता है। ठीक दोस्तों। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कीटो हेतु विष का काम करता है। कीटो हेतु विष का काम करता है। तो यह आपका फ्लोराइड जो है कीटो हेतु विष का काम करता है। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंग किसके द्वारा खोजे गए? तो संश्लिष्ट रंग जो है हेनरी पार्किन पार्किन के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 27 नंबर जो क्वेश्चन है, कृत्रिम रंगों की खोज कब हुई? तो कृत्रिम रंगों की खोज जो है 1856 ईस्वी में हुई थी। कृत्रिम रंगों की खोज जो है 1856 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन है, नैपिंग का अर्थ क्या है? तो नैपिंग का अर्थ रोए उठाना है। उसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मर्सराइजिंग की परिसज्जा की खोज किसने किया था? तो मर्सराइजिंग की परिसज्जा की खोज हेलिको प्रिंटर जॉन मर्सर जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 31 नंबर है, जल्दी से देख लेते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, प्राणिज रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राणिज रेशे जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो 32 नंबर क्वेश्चन है, रेशों को वर्गीकरण वर्गों में बांटा जा सकता है। तो रेशों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो यह आपका 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। उसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन है, रेशों का
प्रथम और मौलिक वर्ग क्या है? तो रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग जो है प्राकृतिक रेशे हैं। उसके बाद जो 34 नंबर क्वेश्चन है, टेम हेम्पा रेशा किस रंग का होता है? तो हेम्पा रेशा जो है काला रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, हेम्पा रेशा किस रंग का होता है? तो हेम्पा रेशा जो है काला रंग का होता है। उसके बाद जो 35 नंबर क्वेश्चन है, अबाका तथा मनीला का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो अबाका तथा मनीला मनीला का उत्पादन जो है फिलीपाइन द्वीप समूहों में किया जाता है। फिलीपाइन द्वीप समूहों में किया जाता है। उसके बाद जो 36 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कैसा तंतु है? तो रेशम जो है प्राणी जन्य तंतु है। रेशा जो होता है, रेशम कैसा तंतु है? तो यह आपका प्राणी जन्य तंतु है। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है, कार्डिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? कार्डिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कार्डिंग के बाद जो है कैबिंग की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। सूती वस्त्र गर्मी में पहने जा सकते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। उसके बाद जो 39 नंबर क्वेश्चन है, 39, ठीक है दोस्तों, एन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो ऊन का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वह 1.32 होता है। ऊन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? यह आपका 1.32 होता है। उसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है, कु कुप्रामोनियम प्रक्रिया कब प्रचलित हुई? तो कुप्रामोनियम प्रक्रिया जो है 1987 ईस्वी में प्रचलित हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 41 नंबर क्वेश्चन है, नायलॉन का आविष्कार हुआ था? तो नायलॉन का आविष्कार जो है 1928 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दोस्तों जो 42 नंबर क्वेश्चन है, डेकरान का आविष्कार कब हुआ था? तो डेकरान का आविष्कार 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारे एमसीक्यू जो आपके हमने करा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास होने की पूरे चांस हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं कि अगर इनमें से आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके पूरे नंबर आने के चांस हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं बट इनमें से जो कुछ हैं, पहला है नायलॉन व रियान, दूसरा है परिसज्जा, तीसरा है टेंटरिंग, चौथा है कपास, पांचवा है लीनन, छठा है प्राकृतिक तंतु, सातवां है रेसे, आठवां है धागे और नवां है ऊन, और जो 10 नंबर है वो पॉलिएस्टर तंतु है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट सबसे है नायलॉन व रियान के, परिसज्जा, टेंटरिंग, लीनन और पॉलिएस्टर तंतु से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सिलेबस में है उन सारों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं टॉपिक की कि मतलब अगर आप थ्योरी से पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि सारे क्वेश्चन आपके जरूर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, परिसज्जा से क्या आशय है, उद्देश्य लिखिए। तो अगर इस तरीके से इसकी थ्योरी आप पढ़ते हैं तो इससे परिसज्जा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। उसके बाद परिसज्जा क्लैडरिंग का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की प्रमुख विधियों के बारे में बताइए। जो चौथा क्वेश्चन है, सूत का क्या अर्थ है, निर्माण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, लिनन के भौतिक गुण का वर्णन कीजिए या वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद जो छठवां नंबर है, लास्ट, तंतुओं का वर्गीकरण। तो ये दोस्तों तंतुओं का वर्गीकरण काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका 10 जो क्वेश्चन एमसीक्यू आने ही आने हैं तंतुओं का वर्गीकरण से रिलेटेड। तो ये जो आपके 6 टॉपिक हैं क्वेश्चन, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इनसे रिलेटेड मैक्सिमम आपके एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए नहीं जाइएगा।
ठीक है? और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।